बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल स्वीडन के अंदर बिजली की कीमतों के बढ़ने की वजह से जो प्रॉपर्टी की मार्केट है वो डाउन की तरफ चल रही है। अगर आप प्रॉपर्टी की मार्केट समझ रखते हैं तो 3% से लेके 8% तक मुख्तलिफ शहरों में कीमतें डाउन हो रही हैं। इसमें माल्मो, योतेबोरी और स्टॉकहोम की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो कीमतें डाउन हुई हैं वो उस वक्त स्टॉकहोम में हुई जो 8% तक डाउन हुई हैं। माल्मो में तकरीबन 3% तक कीमतें डाउन हो रही हैं। अब जब प्रॉपर्टी की कीमतें डाउन हो रही हैं तो क्या ये सही मौका है कि हम प्रॉपर्टी को ख़रीद सकें इस वक्त? क्या हम ख़रीद सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं इस वक्त? ये हमारा आज का सबसे बड़ा टॉपिक है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी की कीमत को तयन करने से पहले अगर मैं आपको सिर्फ 3-4 चार्ट क्विकली दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कीमतें किस तरफ जा रही हैं, उसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं। कुछ और इसके साथ अवामिल होंगे जिसके साथ आप मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या आपको मकान ख़रीदना चाहिए या नहीं। जो पहला चार्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ उसमें विलों की कीमतें हैं, जो कि जिसको आप डिटैच हाउस कहते हैं, उसकी प्राइसेस हैं। स्वीडन एज ए होल अगर आप देखें तो 2% से लेके -5% तक कीमतें उनकी कम हुई हैं। अगर आप इनको स्टॉकहोम में लेके जाएं तो 2 से लेके 8% तक कीमतें कम हुई हैं। अगर आप योतेबोरी में जाएं तो 3 से लेके 8% तक कीमतें कम हुई हैं। माल्मो में अगर आप जाएं तो -4 से -9% तक कीमतें कम हुई हैं। ये जो कीमतें कम हुई हैं ये डिटैच हाउसिंग की हैं, इसमें अपार्टमेंट की प्राइस शामिल नहीं है। लेकिन अगर आप अपार्टमेंट की प्राइस को देखें तो वो इसे थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट देती हैं। मैं अपने नेक्स्ट चार्ट की तरफ जाता हूँ। रेजिडेंशियल मार्केट, ये जो बैंक, मुख्तलिफ बैंक जो लोगों को लोन देते हैं, अगर आप इस चार्ट के राइट साइड पे देखें तो आपको जो नज़र आएगा कि मार्केट शेयर 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 14 मंथ के जो शेयर नज़र आएंगे उसमें आप देखेंगे कि बैंकों ने लोन देने आजकल कम किए हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि लोग ले नहीं रहे या बैंक दे नहीं रहे। इसमें जो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो आजकल इतना ज़्यादा आई है कि आपकी किस्त आसमान के साथ बातें करना शुरू हो रही है। मैं इस चीज़ पे डिस्कस करूँगा, इसकी इंटरेस्ट रेट पे, बैंक की अमोर्टाइजेशन पे, और जो टोटल किस्त बनती है वो क्यों आपके बजट को अफेक्ट भी कर रही है साथ। जो नेक्स्ट अगर आप देखें होम प्राइस इंडेक्स में आप देखें तो उन्होंने 0 लगाया 175 की। ये प्राइस है जो सन 2014-2015 में ये 0 प्राइस, जो नीचे वाली लाइन है वो सालों का है। और अगर आप एंड में देखें 2022 के एंड में जाकर देखें कीमतें अपने पीक पे थी, वहाँ से अब ये रिवर्स करनी शुरू हो रही हैं। और 2023 में इनके मुताबिक तकरीबन 7%, 8% कीमतें मज़ीद कम होगी प्रॉपर्टी की। ये 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। इस 2022 में जो पिछले 2 सालों में जो कीमतें कोरोना की वजह से मार्केट की प्राइस चढ़ी थी उसका असर अब ख़त्म होना शुरू हो गया है। अब कीमतें या तो नीचे जाएंगी या अपनी सतह पर रुक जाएंगी। इसकी मेन वजह क्या है कि बायर्स मार्केट में नहीं है, उनको लोन ज़्यादा नहीं मिल रहे या वो लोन अफोर्ड नहीं कर सक रहे। जो बेचने वाले हैं वो डाउन प्राइस पे मकान बेचना नहीं चाह रहे। ये सेम मिस्र का क्राइसिस पाकिस्तान में भी किसी टाइम पे आया था और उस वक्त भी जो मार्केट की कीमतें एकदम आसमान को शूट की थी, उसके बाद डाउन हुई, फिर 20 साल का गैप आया, फिर कीमतें चढ़ी, फिर डाउन हुई, फिर कीमत वापस अपने नॉर्मल रूटीन में आती है। तो यहाँ इस चार्ट में भी आप देख रहे हैं कि 2022 में ये मैक्सिमम अपने पीक पे गई हैं। अब अगला साल इसका वापस अपनी कीमतों के रिटर्न पे आने पे है। नेक्स्ट चार्ट में देखिए हाउसिंग प्राइसेस में से 3 मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने लाइनें। जो रेड लाइन है वो विलों की है, जिसको आप बंगला कहते हैं, उसकी है। जो ब्लू लाइन है, डार्क ब्लू लाइन जो है वो 1 या 2 रूम के अपार्टमेंट की है। जो लाइट ब्लू लाइन है वो 3 रूम अपार्टमेंट की है। और अगर आप देखें सब की कीमतें 2022 तक ऊपर ही गई हैं। पिछले पूरे सालों से ये ऊपर की तरफ चल रही है। अब ये मैक्सिमम पहुंच गई हैं। अब इसके बाद जो उनका एस्टिमेट है कि वो डाउन चलेगी। लेकिन ये जो चार्ट ये दिखा रहा है कि किस तरह तीनों की कीमतें किस परसेंटेज के हिसाब से कितना ऊपर। जो लास्ट आखिरी चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ इसमें उन्होंने दिखाया कि सन 1981 से लेकर 2021 तक मुख्तलिफ अरसे में कितने मकान बने हैं। अगर आप देखें कि 1989 और 1991 के दरमियान सबसे ज़्यादा मकान बने हैं वो 70,000 मकान बने हैं। उसके बाद एकदम डाउनफॉल आया है। उस डाउनफॉल आने की वजह क्या थी कि सन
1991 के अंदर स्वीडन के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, और अब भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सन 2023 और 2024 के दरमियान में स्वीडन में बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है, और वो क्राइसिस 90 और 91 की तरह बड़ा होगा। उसके बाद क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है वो मकान नहीं बनाता, उसको पता कीमतें गिरी हैं, मकान बनाने का फ़ायदा नहीं है, वो बैंक से लोन लेना बंद कर देता है या बैंक उसको लोन नहीं देता। उसके बाद जो माशी कसाद बाजारी जिसको कहते हैं, वो इस तरह फैलती है कि लोगों के पास जॉब्स ख़त्म हो जाती हैं, वो मार्केट से सामान नहीं खरीद सकते, वो शॉपिंग नहीं कर सकते। इसका मतलब दूसरे कारखानों पे भी उनकी सेल कम होनी शुरू हो जाएगी। तो हर चीज़ एक चैन की सूरत में जाके मार्केट को अफेक्ट करेगी। आखिर में जाके वो इस चीज़ पूरे चैन को अफेक्ट करने से, ये जो चैन है ये तकरीबन जिस तरह आप ये देखिए कि 2005 तक, ये 90 से लेकर 2015 साल तक ये चलता रहा है। अल्लाह ना करे ये अगले 15 साल तक इस तरह हो, लेकिन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है इस वक्त तो बेहतर है, वरना ये अगले 4-5 साल तक ये चीज़ चलनी है। अब जो चार्ट आप सबने देखे हैं, इसके ऊपर मैं मज़ीद एक चीज़ ऐड कर दूं कि इस वक्त जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और ये प्राइवेट बैंक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल ये रेंट और भी मज़ीद हाई बढ़ेगा। मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मैंने साल जुलाई में मकान लिया था, उसकी प्राइस 32.5 लाख थी। तो मुझे उस बैंक की किस्त का जो मेरा एस्टिमेट था वो 5,500 के लगभग बन रही थी, और अब चूंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ के 4.79 पे चला गया। जब मैंने लिया था तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट 1.75 था, अब 4.79 इंटरेस्ट रेट है। अब मैं बैंक को जो किस्त दे रहा हूँ वो 9,500 की किस्त दे रहा हूँ। मैं 4,000 एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूँ जो मेरा एस्टिमेट था, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो अगले साल की जो बैंक की जो मेरी किस्त बनेगी वो तकरीबन 12 या 13,000 पे जाएगी। ये जो अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी मेरे बजट को जाके, क्योंकि मैं अपने बजट से 7-8 हज़ार क्राउन मज़ीद फालतू दे रहा हूँ। तो इसलिए जब आप मकान लेने का सोचें तो ये चीज़ सोचें कि आपको कितना इंटरेस्ट और कितने किस्त में जाना पड़ेगा। मैं इस चीज़ पे भी साथ साथ डिस्कस करता जाऊँगा। अब अगर आपने जो पुराने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि आपने मकान लेना है या नहीं लेना है, अब उसमें दो चीज़ें, अगर आपके पास तो हार्ड कैश है, नेट कैश है, तो आप मकान लें, आपको फ़ायदा उसमें बेशक बाकी अवामिल इसके अंदर हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप लोन के ज़रिए मकान ले रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के लें, अपने जेब को देखें, अपनी किस्त का अंदाज़ा लगाएं, उसके बाद आप मकान लें। अगर आपके पास सिर्फ 15% अमाउंट है बेसिक और 85% आपने बाकी लोन लेना है, तो आप सोच लें कि अगर आपने 1.5 मिलियन या 2 मिलियन का मकान लेना है तो आपकी किस्त 8-9 हज़ार आराम से बन जाएगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा बन सकती है। इसलिए आपने बेसिक अमाउंट अगर आप बढ़ा सकते हैं, अगर आप लोन की आधी जो मकान की आधी कीमत है वो आप खुद दें, आधी कीमत बैंक दे, तो फिर आपके लिए कुछ बचत की गुंजाइश है, वरना लोन में मकान लेना इस वक्त बहुत मुश्किल बात। अगर आप कैश पे ले रहे हैं तो उसमें आप दो सूरतें जो उसमें आपने विला लेना है या अपार्टमेंट लेना है। आजकल जो अपार्टमेंट्स के आओ गिफ्ट हैं जो इस वक्त मैं नॉर्मली OSB जिसको HSB कहते हैं, वो अपने आओ गिफ्ट जो हैं जो मंथली उनकी किस्त होती है जिसमें सारे आपके खर्चात होते हैं अपार्टमेंट के, उसको 10% तक इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। अगर एक 3 रूम का अपार्टमेंट है नॉर्मली जिसका 5-5.5 हज़ार पहले आओ गिफ्ट था, वो अब बढ़ के 6-6.25 हज़ार तक हो जाएगा। उसके बाद आपने जो बाकी बिल देने होंगे, बिजली का बिल देना होगा या इंटरनेट का बिल देना होगा, वो आप उसमें फ़र्दर ऐड कर लें। ये चीज़ अपार्टमेंट के अंदर है। आपने ये सोचना है कि आपका बिजली का बिल, इंटरनेट और आउट गिफ्ट कितना बनेंगे टोटल, प्लस अगर आपने बैंक से लोन लिया है वो वाला, अगर नहीं लोन लिया नेट कैश पे है तो सिर्फ इसी को काउंट करना है। लेकिन अगर आपने विला लेना है तो विला के साथ फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके साथ उसी तरह के उसके मुखालिफ साइड पे नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। खैर टोटल अगर आप कैलकुलेशन करें तो विला ज़्यादा, जिसको बोलते हैं पंजाबी में कि वारे में है, वो वारे में रहता है। उसमें जो चीज़ आपने काउंट करनी है वो बिजली की कीमत काउंट करनी है, क्योंकि आजकल बिजली की कीमत, अगर आप माल्मो स्वीडन के साउथ में रह रहे हैं तो जो नॉर्थ में रहने वालों की कीमतों से 4 गुना ज़्यादा पे कर रहे हैं साउथ वाले। मैं स्पेशली जिसको स्कोने में रह रहे हैं या माल्मो में या लैंड्सक्रोना हेल्सिंगबोरी में रह रहे हैं,
वो नॉर्थ की जो एरियाज़ हैं, उमी हो गया, लूली हो गया, उनसे वो 4 गुना ज़्यादा पे कर रहे हैं। स्टॉकहोम वाले जो हैं वो उनसे 3 गुना ज़्यादा पे कर रहे हैं लूली उमियों से। कीमतें यहाँ पे ज़्यादा, लेकिन साउथ में कीमतें ज़्यादा हैं। ये बिजली की कीमत का आपने सोचना है। फिर जो आप विला ले रहे हैं, उस विले के अंदर जो बड़ी सबसे चीज़ देखनी है कि आपने सर्दियों में हीटिंग किस तरह की है। क्या वो हीटिंग गैस से है, बिजली से है, या जो शहर के सेंट्रली सिटी से जो हीटिंग आती है मेन सेंटर से, वो हीटिंग है उसमें। अगर सेंट्रली हीटिंग है जो सेंट्रली सिस्टम से आती है शहर के अंदर से, वो आपको सस्ती पड़ेगी। लेकिन अगर आप खुद बिजली से हीटिंग कर रहे हैं या गैस हीटिंग कर रहे हैं, तो आप बिलीव करें कि आप विले को ख़रीदना का ख्याल छोड़ दें। दूसरी जो चीज़ इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितने आप घर के अफराद हैं, उनसे बड़ा आप विला कभी भी ना लें, और कोशिश करें कि सिंगल स्टोरी विला लें। आप डबल स्टोरी इस वक्त विला लेना बहुत नुकसान में है। उसमें हीटिंग का इतने ज़्यादा अखराजात आएंगे कि आप बैंक की किस्तें देने में आपकी आधी तनख्वाह जाएगी, और बाकी आधी तनख्वाह आपकी सर्दियों के जो 8 महीने होंगे वो आप हीटिंग के लिए आप उनको पे करते रहेंगे। इसलिए सबसे बड़ा वामल जो विले में इस वक्त देखा जा रहा है वो उसकी हीटिंग का है कि हीटिंग किस तरह होगी। लोगों ने एसी लगाए हुए हैं बिजली के ज़रिए हीटिंग करने के लिए, लेकिन वो भी बिजली का बिल आपको 10,000 क्राउन पर मंथ तक आ सकता है एसी के ज़रिए हीटिंग करने में। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ 100 स्क्वायर मीटर का। सर्दियों में, पीक सर्दियों की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त, क्योंकि बिजली प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। लेकिन अगर आप सेंट्रली हीटेड हैं तो आपका जो हीटिंग है वो 4,000, 3,000, 5,000, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपका ये डबल स्टोरी विला है तो आप इसको 1.5 गुना से ज़्यादा ज़रब दे लें, क्योंकि सर्दियों में जब आप नीचे वाला पोर्शन को आप हीट करेंगे तो सारी हीट ऊपर चली जाएगी, नीचे वाला पोर्शन फिर भी ठंडा रह जाता है। हीटिंग सिस्टम के बाद उसके देखने की क्लीनिंग और उसकी जो वेस्ट का जो क्लीनिंग या जिसको हम वेस्ट कहते हैं उसके अखराजात आपके कितने आ रहे हैं। नॉर्मली तौर पे ये साल के 2,000 से लेकर 3,000 तक हर कम्यून के अपने होते हैं। उसके बाद जो गर्म पानी है, क्या वो आप घर के अंदर खुद बना रहे गर्म कर रहे हैं उसको बिजली के ज़रिए, या वो भी सेंट्रल सिटी से आ रहा है। मोस्टली जो विले बन रहे हैं नए इलाकों में वो अपना पानी गर्म पानी खुद बनाते हैं और बिजली से वो गर्म पानी बनाते हैं। तो बिजली बहुत ज़्यादा महंगी होने के सबब ये बिल आपका शूट करेगा। अगर आप सेंट्रली सिटी से आपका हॉट वाटर आ रहा है तो ये समझ लें कि 1,200 तक आपका मंथली जो मैं दे रहा हूँ, 1,200 क्राउन पर मंथ में सिर्फ गर्म पानी की मद में दे रहा हूँ। उसके बाद जो ठंडा पानी है और उसके साथ सीवरेज, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। जो मेरे कम्यून में या मोस्टली कम्यून्स में मैंने देखा है कि अगर मैं 70 क्यूबिक मीटर पानी कंज्यूम करता हूँ ठंडा पानी, तो मैं 70 क्यूबिक मीटर के मैं बिल अलग से दूंगा, प्लस मैं 70 क्यूबिक मीटर का बिल दूंगा कि ये मैं सेवरेज में बहा रहा हूँ। बेशक उसको मैं पौधों को डालूँ, लेकिन कम्यून की नज़र में मैं वो सेवरेज में डाल रहा हूँ। वो उसका भी लेंगे कि वो उस पानी को जिसको बोलते हैं कि फ़िल्टर करके दोबारा उसको आपाशी के काबिल बनाते हैं, साफ़ करते हैं पानी को। तो मैं वो भी दे रहा हूँ, प्लस मैं ये भी दे रहा हूँ, दोनों पानी के। अगर आप अब टोटल देखें तो बैंक की किस्त, बिजली, पानी, सेवरेज, हीटिंग, अगर आप इन सारी चीज़ों को मिलाएं जिस तरह मैं मिला रहा हूँ, तो मैं 15,000 क्राउन मंथली सिर्फ इन चीज़ों पे जा रहा हूँ। मैं लकी हूँ कि मेरी जो हीटिंग सिस्टम है वो सिटी से आ रही है, गर्म पानी मेरा सेंट्रली सिटी से आ रहा है, तो ये मेरे अखराजात थोड़े से कम है। लेकिन अगर आप ये खुद कर रहे हैं गर्म पानी और हीटिंग, तो आप समझ लें 20,000 में आपको इस वक्त बिला सर्दियों के अंदर पड़ रहा है, क्योंकि आपको हीटिंग का खर्चा सबसे ज़्यादा है और बैंक की किस्त इस वक्त सबसे ज़्यादा चल रही है। अगर आप अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं, जिस तरह मैंने पहले बोला कि सिर्फ आओ गिफ्ट है, उसमें हीटिंग वगैरह सब कुछ शामिल है, उसमें आपने बिजली का बिल और इंटरनेट ऐड करना है। कुछ अपार्टमेंट्स के अंदर बिजली का बिल और इंटरनेट भी आओ गिफ्ट में शामिल होता है। उसके साथ आपने सिर्फ अपनी बैंक के लोन को ऐड करना है। लेकिन अगर आप 2 बिलियन का एक अपार्टमेंट लेते हैं और उसकी जो आओ गिफ्ट है वो 6,000 है, तो अगर आप नॉर्मली देखें जो विला है वो भी 6,000 खर्चा कर रहा है। तो इसलिए मेरी नज़र में विला लेना बेस्ट है। अब आप अपनी जेब को देखें कि आप किसकी सैलरी कितनी है, आप कितना अफोर्ड कर सक रहे हैं। अगर आप किराए पे रह रहे हैं इसी तरह के विले में, वो 15,000 किराए पे अगर आप बैंक के थ्रू लेते हैं, बेशक इसमें 4.79 इस वक्त इंटरेस्ट रेट है, बहुत ज़्यादा किस्त बन रही है,
लेकिन ये फॉरएवर नहीं रहनी, ये 1 या 2 साल से ज़्यादा नहीं जानी, उसके बाद इसने डाउन जाना है। और जो SCB वाले हैं उनकी जो मिनिमम जो इंटरेस्ट रेट था पिछले साल के शुरू में वो 1.25 था। अगर 1.25 पे ये वापस आ जाता है तो समझ लें आपके वारे न्यारे हैं। इसलिए सोच समझ के अपनी जेब को देखिए आप फैसला करें। मेरी दुआ करें। खुदा हाफिज़। रब रखा।